जी कैफ और आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 75। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 14 के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, होम असाइनमेंट में आपको दिए गए थे। इसके अलावा चैप्टर 14 के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और फिर चैप्टर 1 जो कि सीक्वेंस के लिहाज से तो हमारा पहला था, लेकिन इस सेशन में हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर 1, उसको डिस्कस करेंगे। इसको एंड पे बेसिकली इसलिए रखा था क्योंकि ये स्पेसिफिकली किसी लॉ को नहीं बल्कि जनरल कंसेप्ट्स को डिस्कस करता है, लॉ से रिलेटेड, इसीलिए इसको हमने एंड पे। लेकिन याद रखिए इसमें से कंफर्म क्वेश्चन आएगा और आपने इसको छोड़ना नहीं है सिलेक्शन पे। जी सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए, 1 बाय 1। जी पहला क्वेश्चन, जी पूछिए। A third party appointed by arbitrator to settle differences between arbitrators. जी बिल्कुल। Arbitrator तो वो है जो दो पार्टीज की कॉन्फ्लिक्ट। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज समझ नहीं आ रही कि to settle differences between arbitrators क्यों होगा? असल में आर्बिट्रेटर का कंसेप्ट ये है कि जब दो पार्टीज के दरमियान में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा, कोई भी कंफ्लिक्ट अराइज होगा, तो एक थर्ड पार्टी उसको रिजॉल्व करवाएगी। जाहिर है दोनों पार्टीज अगर एक दूसरे के साथ झगड़े होंगी तो मामला जो है वो सुलझने की बजाय मजीद उलझते हैं नॉर्मली। तो आर्बिट्रेटर का रोल क्या है कि पार्टीज के दरमियान में कंफ्लिक्ट को, डिसएग्रीमेंट्स को रिजॉल्व करवाना। अच्छा, अगर तो आर्बिट्रेटर 1 है जो कि नॉर्मली होता है, बाय डिफॉल्ट आपको पता है आर्बिट्रेटर सोल होता है, 1 होता है, फिर तो कोई इशू नहीं है, वो जो भी फैसला देगा माना जाएगा उसको। लेकिन अगर आर्बिट्रेटर इवन नंबर हो, इवन नंबर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, कितने भी, नॉर्मली 2 हो सकते हैं लॉजिकली, 2 हो, तो फिर इन आर्बिट्रेटर्स के दरमियान में भी कंफ्लिक्ट हो सकता है। मे भी अगर दोनों मिलकर ये फैसला देते हैं कि जी पार्टी ए ठीक है, तो ये फैसला ओके है, इसका मतलब है दोनों आर्बिट्रेटर्स के दरमियान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोनों मिलकर कहते हैं पार्टी बी ओके, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर एक आर्बिट्रेटर कहता है पार्टी ए हक पे है, दूसरा आर्बिट्रेटर कहता है पार्टी बी हक पे है, अब फैसला कैसे होगा? ये इशू है, इसके लिए एम्पायर आता है। यानी पार्टीज के दरमियान में अगर डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेटर आएगा, और अगर आर्बिट्रेटर के दरमियान में डिस्प्यूट है तो फिर एम्पायर आएगा। ठीक है, एम्पायर भी डिस्प्यूट ही रिजॉल्व करता है एक तरह से, लेकिन पार्टीज का नहीं, आर्बिट्रेटर्स का। ठीक है, ये लगा बात, जाहिर है सारे के सारे फैक्ट्स केस एज इट इज उसके सामने रखा जाएगा और वो फैसला देगा। लेकिन बेसिकली एम्पायर आर्बिट्रेटर्स के डिस्प्यूट की वजह से आता है। ठीक है जी, तो एम्पायर का काम क्या है? आर्बिट्रेटर्स के दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट है, वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाते, तो उस सूरत में फिर एम्पायर फैसला करता है। और आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कौन करता है? सॉरी आर्बिट्रेटर को तो करेंगे पार्टीज नॉमिनेट कर, अंपायर को कौन करता है? आर्बिट्रेटर्स। और कब करते हैं? जब डिस्प्यूट अराइज हो। नहीं, डिस्प्यूट अराइज हो तो वो आएगा, उस वक्त तो वो मैदान में आएगा। इसको नॉमिनेट विद इन 1 मंथ ऑफ अपॉइंटमेंट, विद इन 1 मंथ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ आर्बिट्रेटर जो है वो अंपायर को करेगा। बिल्कुल, अंपायर बिल्कुल। अब यहाँ पे 4th पॉइंट पे ये लिखा है कि आर्बिट्रेटर जो है वो 4 मंथ में डिसीजन ले, जो भी डिसीजन मतलब आर्बिट्रेटर 4 मंथ्स में डिसीजन लेगा। 4 मंथ, अगर एक्सटेंशन चाहिए तो वो कोर्ट से ले। जी बिल्कुल। और 5th पॉइंट में ये लिखा है कि अगर टाइम एक्सपायर हो जाता है और वो फैसला नहीं कर पाते। जी बिल्कुल। मतलब टाइम एक्सपायर हो गया, वो फैसला नहीं कर पाते, तो एम्पायर जो है उसे अपॉइंट करेंगे। नहीं, एम्पायर को अपॉइंट नहीं करेंगे, अब एम्पायर मैदान में आएगा। वो ये इस तरह के अल्फाज लिखे होंगे, वो अपॉइंटमेंट का लफ्ज नहीं लिखा होगा, वो शैल एंटर, हाँ वो मैटर में आएगा। नॉमिनेट उसका नाम तो पहले से डिसाइड, बिल्कुल बिल्कुल हो चुका होगा। ये 4 मंथ्स के बाद आएगा, आएगा 4 मंथ्स के बाद। तरतीब क्या? तरतीब सुने, दो पार्टीज ने एग्रीमेंट किया, उन्होंने आर्बिट्रेशन के हवाले से कुछ भी नहीं लिखा। पहली ऑप्शन ये, दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया, कोर्ट में जाके फैसला कर सकते हैं। कोर्ट में केस चल रहा है, उन्होंने कहा केस बड़ा लंबा चल रहा है, क्या करें? उन्होंने कहा आर्बिट्रेशन कर लेते हैं। आपस में उन्होंने किसी तीसरे बंदे के पास गए, अब हालांकि एग्रीमेंट में डिसाइड नहीं किया हुआ था, बाद में उनका माइंड बना कि आर्बिट्रेशन होनी चाहिए, केस बहुत लंबा लड़ गया, तो वो आपस में आर्बिट्रेशन करके थर्ड पार्टी से फैसला करवा के कोर्ट को डॉक्यूमेंट लाके सबमिट करा दे कि भाई ये डॉक्यूमेंट देखिए हमारा आपस में एग्रीमेंट हो गया। कोर्ट कहता है ओके, ये पहला केस समझ आ गया। स्टार्ट में कुछ डिसाइड नहीं हुआ, बाद में एग्रीमेंट हुआ आर्बिट्रेशन का, कोर्ट उसको वैलिड मानता है, कहता है ठीक है ये केस खारिज हो गया, पार्टीज का आपस में रजामंदी या जो भी मामला सेटल हो गया, ये भी वैलिड है। और क्या तरीका होता है? दो पार्टीज का आपस में एग्रीमेंट हुआ और उन्होंने नॉमिनेट कर लिया स्टार्ट में कि अगर हमारा झगड़ा हुआ ना तो ये आर्बिट्रेटर होगा। अब आर्बिट्रेटर उन्होंने स्टार्ट में ही पहले ये भी फैसला कर लिया कि झगड़ा हुआ तो आर्बिट्रेशन के पास जाना है, कोर्ट के पास नहीं जाना, और आर्बिट्रेटर कौन होगा ये भी डिसाइड कर लिया। तो अब जब डिस्प्यूट होगा तो फिर मामला किसको रेफर किया जाएगा? आर्बिट्रेटर को, जब भी डिस्प्यूट राइज होगा। तीसरा केस भी हो सकता है, दोनों पार्टी से एग्रीमेंट हुआ, उन्होंने कहा जी मामला जब हमारे यहाँ झगड़ा हुआ ना आर्बिट्रेटर को रेफर करेंगे, और आर्बिट्रेटर का नाम नहीं डिसाइड किया उन्होंने, ये भी पॉसिबल है।
इस सूरत में अब नाम कैसे डिसाइड किया जाएगा? जब झगड़ा होगा तो आपस में एग्री कर लेंगे कि आर्बिट्रेटर किसको बनाना है। ये भी ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि स्टार्ट में एग्रीमेंट हुआ, उन्होंने कहा जी अगर झगड़ा हुआ तो आर्बिट्रेटर कौन होगा? उन्होंने आर्बिट्रेटर होगा चेयरमैन, आर्बिट्रेटर होगा इस इलाके का यूनियन काउंसिल का वाइस चेयरमैन, फॉर एग्जांपल कोई भी पोजीशन को भी नॉमिनेट किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप आर्बिट्रेटर को एट टाइम ऑफ एग्रीमेंट भी अपॉइंट कर सकते हैं और एग्रीमेंट जो मेन एग्रीमेंट है आपका सेल परचेज उसके बाद भी अपॉइंट कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो एम्पायर है इसके लिए पाबंदी है कि आर्बिट्रेटर जब अपॉइंट होंगे तो इसके 1 महीने के बाद, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? जी हाँ, 4 महीने, फर्ज कीजिए केस गया हमारा आर्बिट्रेटर के पास, अब वो उसका फैसला कर रहा है, 4 महीने का लाने टाइम दिया, क्योंकि आर्बिट्रेशन का कंसेप्ट प्रमोट ही इस वजह से हो रहा है कि फैसले जल्दी हो जाते हैं। तो मैक्सिमम 4 महीने होते हैं आर्बिट्रेटर के पास। अगर 4 महीने से पहले आर्बिट्रेटर के भाई ये मेरे बस से बाहर है, इसमें तो कोई टेक्निकल चीजें आ रही हैं ऐसी, मेरे फरिश्ते भी नहीं जानते इन चीजों के बारे में कि क्या है, तो इसके लिए तो कोई इंजीनियर होना चाहिए या ऐसा बंदा जिसके पास इंजीनियरिंग का नॉलेज हो। तो 4 महीने से पहले भी आर्बिट्रेटर कह सकता है भाई एम्पायर के पास ले जाओ। और अगर नहीं मामला हैंडल कर रहा है लेकिन 4 महीने में बाज़ का ऐसा होता है किसी एक पार्टी को बेनिफिट देने के लिए ना ऑन ड्यू डिले डाल देते हैं, आर्बिट्रेटर भी बायस हो सकते हैं ना। तो ला ने कहा अगर 4 महीने एक्सपायर हो जाए और आर्बिट्रेटर फैसला ना कर सके तो फिर ये फैसला चला जाएगा, ये मामला चला जाएगा एम्पायर के पास। और एम्पायर को हायर कौन करेगा? आपने लगता है चैप्टर पढ़ा उसमें ये लिखा होगा कौन हायर करेगा, गैस कीजिए क्या लिखा होगा, कौन हायर करेगा भला? आर्बिट्रेटर्स। नहीं, वो एंटर खुद बहुत ही हो जाएगा, लेकिन उसका नाम तो पहले से लिखा होगा। अब देखें आर्बिट्रेटर के पास आज एग्रीमेंट हुआ, झगड़ा हो गया, पार्टीज ने कहा आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करो, एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लिया। अब आर्बिट्रेटर ने फैसला करना है 4 लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर उसने एम्पायर को भी नॉमिनेट कर देना है, ताकि इन केस अगर 4 महीने गुजर, हालांकि अभी 3 महीने पड़े हुए हैं देखा जाए तो, जिसमें वो फैसला कर सकता है, लेकिन उसने पहले बता देना है कि ये एम्पायर होगा। अब वो जैसे ही 4 मंथ एक्सपायर होंगे एम्पायर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। और एम्पायर के पास कितना टाइम है केस को सेटल करने का? 2 महीने, 2 मंथ्स। और कोई क्वेश्चन? जी, पावर ऑफ आर्बिट्रेटर में सेकंड पॉइंट है टू मेक इंटरोगेशन। इंटरोगेशन तफ्तीश कर सकता है, आर्बिट्रेटर तफ्तीश कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आर्बिट्रेटर का रोल एक तरह से जज का भी है और एक तरह से पुलिस का भी है। पुलिस क्या करती है? तफ्तीश करती है। जज क्या करता है? फैसला सुनाता है। आर्बिट्रेटर की दोनों पावर्स है, वो तफ्तीश भी कर सकता है, इंटरोगेशन में उसने कहा वो लोगों से कह सकता है कि आप अपने पास, आपके पास जो भी सबूत है इस चीज के बारे में वो आप लेके आए, और वो अवार्ड या डिसीजन भी कर सकता है, अवार्ड, ठीक है, वो हमने स्टडी किया था। दोनों काम कर सकता है, दोनों अथॉरिटीज हैं उसके पास। जी जी, 4th पॉइंट, स्टेट अ स्पेशल केस और अवार्ड यानी डिसीजन। वो कह रहा है अगर आर्बिट्रेटर को ये लगे कि भाई ये जो है ना केस, ये पार्टीज आपस में लड़ झगड़ रही हैं और मैं फैसला तो कर दूं, लेकिन ये ना हो फैसला एक पार्टी को पसंद ना और बाहर जाएं और फिर गुथम गुथा हो जाए, बाजू का लड़ाई झगड़े में सेक्स। अगर उसे लगे ना कि मामला सीरियस नेचर का है तो वो उस इशू को डायरेक्टली कोर्ट को रेफर करेगा कि कोर्ट जाने, उसका सिस्टम जाने, मैं इधर ऐसे ही फंस जाऊं, फैसला देके कोई ज्यादा नुकसान का खतरा है, सेंसिटिव नेचर का इशू, उस सूरत में होता है। आपको पता है अगर कोई 2 बंदे झगड़ा करें तो पुलिस के पास ये अथॉरिटी है, वो दोनों को लॉकअप में बंद कर सकते हैं नक्शा। और आपको ये पता है अगर झगड़ा ना करें फिर भी बंद कर सकते हैं। उसके पुलिस के पास अथॉरिटी, अगर उन्हें शक हो ना कि झगड़ा किया नहीं कर सकते हैं तो फिर भी उनको अंदर डाल सकते हैं। वो क्या कहते हैं उसको, उनको नक्शे अमन का खतरा है इस वजह से। उसी तरह अगर तो उसे पता हो ना आर्बिट्रेटर को कि मैं फैसला दे दिया ना तो इन पार्टीज आपस में ना इनका झगड़ा बढ़ जाएगा, तो वो फिर अपने ऊपर नहीं, वो कहता है डायरेक्ट मैं टिपिकल कोर्ट सिस्टम है, कोर्ट खुद इसको डील कर लेगा, ठीक है। तो वो पावर भी आर्बिट्रेटर के पास है। लेकिन वो जो सेंसिटिव या क्रिटिकल नेचर के मामला होते हैं ना, उन्हीं में आर्बिट्रेटर फिर कोर्ट को रेफर करेगा, या कोई टेक्निकल ऐसा लीगल मैटर हो उसके ऊपर वो ओपिनियन लेना चाह रहा हो वो भी ले सकता है, ठीक है। कोर्ट लीगल मामलात में ओपिनियन दे सकती है। हम आगे शायद इसमें हमारे सिलेबस में पता नहीं वो पॉइंट लिखा है कि नहीं लिखा, अगर सदर पाकिस्तान को किसी रेफरेंस में लीगल केस के ऊपर ओपिनियन की जरूरत पड़े तो वो चीफ जस्टिस से उस लीगल मैटर के ऊपर ओपिनियन ले सकता है। तो जहां कोर्ट सिस्टम है ये फैसले, डिसीजन तो देता ही देता है, ओपिनियन भी देता ही है कि इस मामले के ऊपर अमूमी तौर पे ये होना चाहिए। आर्बिट्रेटर अगर गाइडेंस लेना चाहता है वो भी कोर्ट को फिर रेफर करके ले सकता है गाइडेंस, और अगर वो कहता है पूरे का पूरा मामला ही कोर्ट संभाले, मेरे बस से बाहर है, तो वो भी रेफर कर सकता है पावर से। अंपायर अगर आर्बिट्रेटर इवन नंबर है तो अंपायर दोनों की रजामंदी से होगा, बिल्कुल।
जिस तरह आर्बिट्रेटर दोनों पार्टीज की रजामंदी से होता है, उसी तरह अम्पायर भी दोनों पार्टीज की रजामंदी से होगा। और कोई क्वेश्चन? जी सर, अगर कोई पार्टी के खिलाफ अगर आर्बिट्रेटर ने फैसला दे दिया और वो सही यानी कि बाइस हो गई है, तो वो पार्टी कोर्ट में आर्बिट्रेटर के खिलाफ वो कर सकती है? नहीं, बेसिकली जो फैसला किया जाता है, इनका क्वेश्चन ये है कि क्या अगर दो पार्टीज हैं, आर्बिट्रेटर बाइस हो गया, उसने एक पार्टी के हक में फैसला दे दिया, तो क्या जो एग्रीड पार्टी है उसके खिलाफ कोई, उसके पास कोई राइट है इस वक्त? इसका जवाब है यस, राइट है। हमारी किताब में एक जगह लिखा हुआ है कि आर्बिट्रेटर का डिसीजन बाइंडिंग फाइनल होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। अपील हो सकती है, लेकिन याद रखिए अपील फैसले के खिलाफ होगी। कोर्ट में जाके ये कहा जाएगा सर इसका फैसला नल एंड वाइड कर। अपील ये नहीं होगी कि सर ये बाइस हो गया था, इसको भी जेल में डाले। हमारे लीगल सिस्टम में अक्सर ऐसा होता है, वो सेशन कोर्ट में सेशन जज ने कोई फैसला दिया, हाई कोर्ट जो है वो उसको कैंसिल कर देते हैं। हाई कोर्ट के जज ने कोई फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट का, तो वो फैसले कैंसिल होते हैं। वो जज को नहीं कहते कि भाई तुमने गलत फैसला क्यों दिया, अब जाओ तुम 3 महीने की जेल। जज को सजा नहीं होगी, क्योंकि जाहिर है वो भी गलत फैसला दे सकते हैं, जो उनके फैक्ट्स आपके सारे उनकी बेस पर। हाँ, जो उनका केस है उसको उसके ऊपर डिफरेंट डिसीजन हो सकता है, उसको नल एंड वाइड करा दिया जा सकता है। और कोई क्वेश्चन? जी जी। ऑर्डर एज टू कोस्ट, हाँ जी बिल्कुल। इसका मतलब ये होता है कि जो इनोसेंट पार्टी थी उसके केस के ऊपर जितने खराजात आए वो कौन बर्दाश्त करेगा, वो डिपेंड करता है। अगर जज को लगे ना ये इस पार्टी के साथ, तो वो कहेगा कि दूसरी पार्टी अदा करे कोर्ट के खराजात, वरना वो कहता है नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट। नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट का मतलब होता है जिसका जो खर्चा लगा बस बर्दाश्त करे। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, एमसीक्यूज और पास्ट पेपर के। वैसे आपने जितने क्वेश्चन पूछे मेरे ख्याल काफी हद तक तो उसमें कवर हो गए होंगे, खासतौर पे एमसीक्यूज के 3-4 जहां तक मुझे याद है पॉइंट डिस्कस हो गए, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर 1, इस चैप्टर में हमने 2 मेन कंसेप्ट कौन से पढ़े हैं? कंपटीशन और आर्बिट्रेशन, ये ध्यान में रखिएगा। और कंपटीशन में हमने बेसिकली 3 तरह की रिस्ट्रिक्शंस पढ़ी हैं जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाबंदियां लगाता है। 3 तरह की रिस्ट्रिक्शन, एक है डोमिनेंट पोजीशन, अगर आपकी है तो कौन से काम आप नहीं कर सकते, दूसरा एग्रीमेंट्स कौन कौन से नहीं कर सकते, और तीसरा एडवर्टीजमेंट। ठीक है, डोमिनेंट पोजीशन, एग्रीमेंट और एडवर्टीजमेंट, ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। कह रहा है XYZ लिमिटेड ऑपरेट्स अ चेन ऑफ रिटेल आउटलेट्स सेलिंग एसेंशियल मटेरियल्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इन ऑल मेजर सिटीज अक्रॉस पाकिस्तान हैविंग मार्केट शेयर ऑफ 60%। क्या आप समझते हैं इसकी पोजीशन डोमिनेंट है? बिल्कुल। The management team of XYZ Limited has finalized a strategy to lower the prices significantly in some cities where recently small competitors have emerged। जहां पे छोटे छोटे कंपेटिटर्स आए हैं वहां पे मैनेजमेंट अब क्या स्ट्रेटजी अपना रही है? प्राइसेस को कम कर। अच्छा, अगर सिर्फ यहां तक स्ट्रेटजी रहे तो मुझे बताया ठीक है कि गलत? ये ठीक है भाई। अगर कंपटीशन है और एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए प्राइस कम करे तो ये ठीक है, लेकिन इंटेंशन देखनी पड़ेगी पीछे। इंटेंशन क्या है अब आगे बता रहा है। एंड क्योंकि असल में कंपटीशन का मकसद ही ये था कि जितना ज्यादा कंपटीशन होगा ना प्राइसेस कम होगी, हर कंपनी अपनी प्राइस को कम करने की कोशिश करेगी और मार्केट में पॉजिटिव कंपटीशन एनकरेज होगा। लेकिन इतना ज्यादा कम कर देना और इस वजह से कम करना कि दूसरों को कंपटीशन से निकाल देंगे, वो कंपनी बंद हो जाएगी, ये गलत है प्रैक्टिस। Karen executive explained that XYZ Limited would have to bear loss in those cities for some time, but this strategy is highly likely to force competitors to closure। सिर्फ ये हैं वो अल्फाज जिनसे हमें पता चला ये प्रैक्टिस सही नहीं, गलत है। वरना आज आपको पता चले किसी कंपनी ने अपनी प्राइस कम कर दिया एज कंज्यूमर, आप खुश होंगे कि आप टेंशन में आएंगे? अब तो खुश होंगे, जनरल पब्लिक खुश है, गवर्नमेंट भी खुश है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता चले प्राइस इस वजह से कम की जा रही है ताकि दूसरी कंपनी मार्केट से निकल जाए और बाद में पहली वाली कंपनी प्राइस इंक्रीज कर लेगी, अब हालांकि प्राइस कम हुई है लेकिन अब आप खुश नहीं होंगे, ठीक, क्योंकि आपको पता है ये शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट मिलने वाला है, लॉन्ग टर्म में फिर प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये जो है ना लाइकली टू फोर्स कंपेटिटर्स टू क्लोजर, ये अंडरलाइन करें, ये काम के अल्फाज हैं जिनसे हमें पता चल रहा है कि गलत प्रैक्टिस है। XYZ Limited will make profit subsequent to that by raising prices even higher than before। Is this practice allowed? नहीं अलाउड। और ये किस में, कंपटीशन में कौन सी वाली कैटेगरी? डोमिनेंट पोजीशन वाले में थे, एग्रीमेंट्स वाले में, या के एडवर्टीजमेंट वाले में? डोमिनेंट पोजीशन। एक दफा पढ़ लें कि क्या वो ये केस फिट बैठ रहा है उस पॉइंट के ऊपर? हाँ जी, प्रीडेटरी प्राइसिंग, शाबाश। ये तो ये प्रैक्टिस अलाउड नहीं है। क्लियर? ये आगे चलते क्वेश्चन 2। जवेद लिमिटेड एंड स्लीव लिमिटेड आर द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान। बोथ कंपनीज हैव रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट
अंडर विच दे वुड रिस्ट्रिक्ट द सप्लाई ऑफ देयर प्रोडक्ट्स टू पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरियाज, कि कुछ जगहों पे हमने अपनी सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करना है, कम करना है। इज दिस एग्रीमेंट वैलिड? ये वैलिड नहीं है। अगर एग्रीमेंट किया जाए कि कोई प्रोडक्शन या सेल किसी जगह पे कम कर दी जाएगी, ये वैलिड एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट की लिस्ट पढ़ के मुझे बताएं कौन सा वाला एग्रीमेंट है। नंबर फर्स्ट वन क्या कह रहा है? डिवाइडिंग आ शेयर मार्केट फॉर द गुड्स और सर्विसेज। नहीं, ये पहले वाले में तो नहीं लग रहा है, ये तो मुझे दूसरे वाले में लग रहा है। डिवाइडिंग द मार्केट का क्या मतलब? ये होता है, वो कहता है भाई तुम सियालकोट में प्रोडक्शन करो, सेल करो, मैं सरगोदा में करता हूं, ये होता है डिवाइडिंग। मुझे तो ये लग रहा है सेकंड वाला पॉइंट, फिक्सिंग द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल। मुझे ये फोर्थ भी हो सकता है क्या? फिक्सिंग द परचेज और सेल प्राइस। नहीं, ये तो प्राइस है और अदर, ये तो प्राइस के ऊपर फोकस कर रहा है। फर्स्ट वन में तो ये फर्स्ट वन में क्या हो रहा है? टेरिटरीज को डिवाइड किया जा रहा है कि आधा एरिया में, जैसे वो बाजू का गैंग्स होते हैं ना, भाई ये वाला मेरा इलाका है, वो वाला तुम्हारा इलाका है, ठीक है, हम इस इलाके में नहीं आएंगे, तुम्हारा बंदा हमारे इलाके में ना आए। ये होता है सब डिवाइड करना। अगर सेलर भी इसी तरीके से एरिया सब डिवाइड करे ना, फिर ये पॉइंट आएगा पहले वाला। यहाँ पे दोनों पार्टीज अगर ये एग्री करती ना कि एक शहर में हम सप्लाई देंगे, कुछ शहरों में हम सप्लाई देंगे, आप ना दीजिएगा, और दूसरे शहरों में आप सप्लाई दीजिए, सेल करें, हमने देंगे, फिर पहले वाला पॉइंट होता। पहले वाले पॉइंट का मतलब यही है ना, डिवाइडिंग और शेयरिंग मार्केट फॉर द गुड्स। यहां पे एग्रीमेंट क्या हो रहा है कि हम दोनों ही इस इलाके में सप्लाई कम करते हैं ताकि प्राइस ज्यादा रहे इसमें। ये मुझे बहरहाल इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से वाले क्लास को फिट करते हैं। कंक्लूजन क्या होगा हमारा? एग्रीमेंट वैलिड नहीं। वाइड जी, हाँ जी, अगर बिल्कुल नहीं, रीजन आप दूसरी लिख देंगे जो आपको समझ आ रही है। मुझे इसमें सेकंड वाला पॉइंट फिट होता नजर आ रहा है। डोमिनेंट पोजीशन का, हाँ, नहीं, डोमिनेंट पोजीशन का तब आता है जब वो एक कम नहीं होते। उसने दो कंपनीज किसी लिए बताइए कि डोमिनेंट पोजीशन, ये एग्रीमेंट वाला है, ये एग्रीमेंट वाला है जी, बताया भी है उसने कि ये एग्रीमेंट साइन किया है, तो उसका मतलब एग्रीमेंट वाली प्रीमियम लगेगी। बिल्कुल ठीक जी। और की क्वेश्चन नंबर 3 जी जरूर। Strong Industries Limited (SIL) is a listed company and is engaged in the manufacturing of SIL cement. SIL's market share is around 23%. SIL's plan market share 23, तो dominant influence तो नहीं है ना, कम है। 50% से ज्यादा हो तो हम उसे dominant position की तरफ लेके जा सकते। SIL's plans for the next year include launching a vigorous advertisement campaign which would involve television advertisement highlighting some of the unique features of SIL cement and how it is superior to the cement manufactured by other competitors. यूनिक फीचर्स, अपने सिर्फ अपने फीचर्स बताने हो ना, उसमें भी गड़बड़ हो सकती है, बंदा ओवरस्टेट कर सकता है, एग्जैजरेट कर सकता है, गड़बड़ हो। और जब ये बताना हो कि कैसे हमारी प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट से डिफरेंट है, तो इसमें तो सिर्फ ये नहीं अपनी प्रोडक्ट्स को बढ़ा रहे हैं, दूसरे की प्रोडक्ट्स को गिरा भी रहे होते हैं, ठीक है, दूसरे की प्रोडक्ट्स को गिरा भी रहे होते हैं। सीए का मुहावरा आपको बताया था ना, सीए में कि सिर्फ मेरा पास होना जरूरी नहीं है, दूसरों को फेल भी होना चाहिए, है। सीए में आगे बढ़ने का रूल क्या है? मेरा पास होना काफी नहीं, दूसरों को। तो यहाँ पे प्रोडक्ट अपनी सेल करने का भी ये असूल होता है कि मेरी प्रोडक्ट सुपीरियर लोगों को लगे, ये काफी नहीं है, दूसरों की इन्फीरियर भी लगनी चाहिए। तो इसमें जाहिर है वो डंडी मारेगा। अब क्या कह रहा है? अंडर कंपटीशन एक्ट 2010 व्हाट फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड बाय एसएल बिफोर स्टार्टिंग एडवर्टाइजमेंट कैंपेन? वो पॉइंट सारे लिखेंगे। शाबाश। कौन कौन से पॉइंट थे? शाबाश, बताइए। पहला पॉइंट कौन सा? फॉल्स और मिसलीडिंग किसके बारे में? अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपनी के बारे में भी नहीं, दूसरे की भी नहीं। फॉल्स कंपैरिजन भी नहीं करना, बिल्कुल। वो सारे, ये बेसिकली रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, जो कि किस पे बात, हमारा तीसरा कंपटीशन में जो तीसरा कंसेप्ट एडवर्टाइजमेंट वाला, उस पे बेस कर रहा है। चैप्टर 14 में दो बड़े कंसेप्ट है, एक कंपटीशन है और दूसरा आर्बिट्रेज। कंपटीशन में वो 3 पाबंदियां डिस्कस करता है, एक डोमिनेंट पोजीशन है, एग्रीमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट वाला सारा छापना हमने, बिल्कुल तीनों पॉइंट लिखे, चारों लिखे, 4 थे बल्कि 4। 4th पॉइंट नहीं, इसमें सारे पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन देखे ना, वो सिचुएशन चाहे जो सिचुएशन क्या 4th पॉइंट की बना रहा है, सिचुएशन भी जनरली बना रहा है ना। रिक्वायरमेंट देखे, व्हाट फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड बाय आईएसएल बिफोर स्टार्टिंग एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। तो ये रिक्वायरमेंट उसकी जनरल है, यानी वो सारे ही फैक्टर्स कवर हो रहे हैं इसमें, वो सारे चारों के चारों बताए। फॉर अरसलान एंड फैसल मेड ए कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्री टू रेफर टू आर्बिट्रेशन इन केस ऑफ डिस्प्यूट।
वन आर्बिट्रेटर टू बी अपॉइंटेड बाय ईदर साइड। अब देखिए यहां पे उन्होंने एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया है कि डिस्प्यूट होगा तो किसी आर्बिट्रेशन को अपॉइंट करेंगे आपस में, आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं किया। क्या ये वैलिड है? बिल्कुल ये एग्रीमेंट वैलिड है। अब क्या बात है, डिस्प्यूट अराइजन एंड आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट, यानी अब आर्बिट्रेटर डिस्प्यूट से पहले नहीं, डिस्प्यूट आने के बाद अपॉइंट हुए। आप आर्बिट्रेटर को डिस्प्यूट से पहले भी अपॉइंट कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। तो पॉइंट को आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया, लेकिन अब आर्बिट्रेटर जब, अच्छा आर्बिट्रेटर्स अपॉइंटेड, इसका मतलब है एक नहीं एक से ज्यादा है। अब इवन है कि ऑड नंबर है ये नहीं बताया उसने। हाँ सॉरी, इधर साइड वन आर्बिट्रेटर, हाँ वन आर्बिट्रेटर टू बी, इसका मतलब है दो आर्बिट्रेटर्स है, दो आर्बिट्रेटर, इवन नंबर आ गया। चलो, इज अपॉइंटमेंट ऑफ एम्पायर नेसेसरी इन दिस केस? यस। अपॉइंटमेंट किन किन केसेस में नेसेसरी होती है? एक तो केस है कि जब आर्बिट्रेटर इवन हो, दूसरा केस है जब 4 महीने गुजर जाए आर्बिट्रेटर फैसला ना कर पाए, तीसरा केस क्या था? अगर आर्बिट्रेटर पहले अपनी इनएबिलिटी नहीं, अगर आर्बिट्रेटर 4 महीने से पहले कह दे कि ऐसा नहीं कर सकता, तो फिर ये मैटर एम्पायर के पास जाता है कि कोर्ट के पास? नहीं, कोर्ट की भी आवाज आई थी, आप पक्के नहीं है, एम्पायर के पास जाएगा ना। ठीक है, नहीं मुखबरी होगी है किसने कहा था। तो ये अब डिसीजन जाएगा, अब अपॉइंटमेंट इसकी बिल्कुल होनी चाहिए एम्पायर की। इफ सो व्हेन शुड बी अपॉइंटमेंट मेड? अपॉइंटमेंट विद इन 1 मंथ, गलत, विद इन 1 मंथ, शाबाश, विद इन 1 मंथ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स। अच्छा बता रहे थे, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। एग्जाम में याद रखे जनरल रूल है, जिस मर्जी पेपर में आपने टाइम पीरियड बताना होना, जिस मर्जी पेपर में तुमने टाइम पीरियड के साथ ये जरूर बताना होता है टाइम पीरियड शुरू कहां से होगा। विद इन 30 डेज नहीं, विद इन 60 डेज नहीं, विद इन 1 मंथ नहीं। एग्जामिनर इसके मार्क्स डिलीट करता है। तो एग्जामिनर को मुझे भी पता था कि आप अगर 1 मंथ कह रहे हैं तो कहां से कह रहे हैं, और आपको भी कंसेप्ट ठीक था, मुझे पता, लेकिन एग्जाम में प्रेजेंटेशन का असूल है, जहां कहीं टाइम पीरियड बताना है, लॉ में डिस्कस होता है, लॉ की भी आदत है, आप देखेंगे, आप बुक में देख लें, आपकी बुक देख लें, ओरिजिनल लॉ देख, जहां पे टाइम पीरियड मेंशन करता है साथ में ये जरूर बताता है विद इन 60 डेज ऑफ व्हाट, ऑफ व्हाट, 3 मंथ्स ऑफ व्हाट, आगे जरूर बताएगा, फिर उसके बाद आगे चलेगा। तो आप जब कभी टाइम पीरियड मेंशन करना है 1 मंथ, 2 मंथ या 4 मंथ, तो ये भी बताना है कि कहां से काउंट करना है। 5, 2 businessmen agreed in a contract that in case of any dispute the matter shall be referred to arbitration and for this purpose the arbitrator shall be appointed by the chairperson of the chamber of commerce of the city। अब ये देखे, पिछले वाले केस में उन्होंने सिर्फ यहां तक कह के रुक गए थे कि झगड़ा हुआ तो उस वक्त आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। अब उन्होंने एग्री कर लिया कि चेयरमैन ऑफ चैंबर ऑफ कॉमर्स आर्बिट्रेटर होगा कि अपॉइंट करेगा? अपॉइंट करेगा। अब अगर डिस्प्यूट होता है तो क्या ये चेयरमैन अपॉइंट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और अब ये अपनी मर्जी, अब ये इनकी मर्जी नहीं रही कि जो मर्जी आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर ले, अब पार्टीज की मर्जी नहीं रही, अब मर्जी चेयरमैन। और चेयरमैन याद रखें आर्बिट्रेटर नहीं है, चेयरमैन ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है। अब एक स्टूडेंट कहने लगा सर क्या चेयरमैन खुद आर्बिट्रेटर बन सकता? खुद भी बन सकता है, फिर खुद भी, उसकी अथॉरिटी है ना, खुद भी बन, लेकिन नॉर्मली ये अपॉइंट करते हैं, खुद आर्बिट्रेटर नहीं बनते। इस सच एग्रीमेंट वैलिड? बिल्कुल वैलिड हो सकता है। 6, Naeem had filed a suit against Kareem in court for breach of contract. Kareem contacted Naeem and requested out of court settlement. अच्छा, पहले उनका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ आर्बिट्रेशन का, पहले नहीं एग्रीमेंट हुआ, अब उनका एग्रीमेंट हुआ। सॉरी, उसने दोनों पार्टी का केस चल रहा था, करीम ने नईम से कहा भाई ये केस लंबा चलेगा, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें। ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अच्छा वर्ड है, लीगल टर्म है, इसको नोट कर लें, कभी किसी ऐसे में या जनरल राइटिंग में यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का मतलब समझ आ गया ना? आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन कर लेते हैं। नईम एग्रीड एंड बोथ ऑफ देम साइंड एंड सबमिटेड अ रिटन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट टू कोर्ट बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। दोनों एग्री हो गए कि जी अब हम फैसला अपना आर्बिट्रेशन के जरिए से करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? चलते हुए कोर्ट केस में आर्बिट्रेशन हो सकती है, लेकिन जजमेंट से पहले पहले, जजमेंट का मतलब डिसीजन से पहले पहले, डिसीजन के बाद नहीं। चलिए, ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। अब चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। Question number 1. Which of the following practices might be an abuse of dominant position? कंपटीशन में से पूछ रहा है, और उस नहीं, कंपटीशन टॉपिक तो कंपटीशन वाला ही है। कंपटीशन के अंदर डोमिनेंट पोजीशन, क्या डोमिनेंट पोजीशन के पॉइंट्स हमें याद हैं? पॉइंट्स हमें याद हैं, वो आपको याद, पॉइंट्स याद होंगे तो फिर एमसीक्यू। वैसे अगर याद ना भी हो ना, तो आपको भी अगर कंसेप्ट भी ले लिया ना आपने, तो कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं कि ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं, ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं।
कह रहे हैं हाँ कॉमन सेंस, लेकिन कॉमन सेंस कौन सी? सब्जेक्ट की कॉमन सेंस। एक होती है जनरल कॉमन सेंस, वो भाई बाहर से गुजर रहे हैं सड़क से, उनमें भी बड़ी कॉमन सेंस होगी, उनसे पूछे उनकी भला जाने क्या लाउड है क्या नहीं लाउड। लेकिन आपके अगर सब्जेक्ट की कॉमन सेंस है फिर आप कर सकते। सब्जेक्ट की कॉमन सेंस कैसे डल? जब आपने क्लास में बैठ के लेक्चर सुना होगा, चाहे याद नहीं भी किया लेकिन सुना है, समझे, कॉमन सेंस डल हो जाती है। कह रहे अप्लाइंग कौन सी इसमें से अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है, ये नहीं पूछ रहा कौन से नहीं है, कह रहे कौन से अब्यूज है। अप्लाइंग डिसिमिलर कंडीशन टू इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन टू ऑन अदर पार्टी। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें पॉइंट्स जो है ना ये उसके ओरिजिनल लॉ से उठाए हैं, और जो ओरिजिनल लॉ होता है ना वो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए नहीं बना हुआ, वो प्रैक्टिशनर्स के लिए बना हुआ है। तो आपको इसकी वर्डिंग डिफरेंट, अच्छा घुमा फिरा के सोचेंगे ना पॉइंट वही बनेगा जो हमने लिखा हुआ है, लेकिन ये वर्डिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, ठीक है। तो आपने देखना है कंसेप्ट के ऊपर फोकस, ये नहीं कहना कि ये तो हमने लाइन पढ़ी नहीं, इस जैसी लाइन तो पढ़ी हुई है ना, वही पॉइंट है, हमने सिर्फ सिंप्लीफाइड वर्जन दिया है ताकि स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स के लॉ में और प्रैक्टिशनर्स के लॉ में फर्क होता है, तो उसने जब एमसीक्यू बनाया उसने प्रैक्टिशनर के लॉ में से लाइनें उठा ली। कर अप्लाइंग डिसिमिलर कंडीशन टू इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन ऑन अदर पार्टीज प्लेसिंग देम एट ए कंपैरेटिव डिसएडवांटेज। क्या इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन मतलब एक जैसी ट्रांजैक्शन पे डिसिमिलर कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं जिससे दूसरी किसी पार्टी को नुकसान हो? क्या ये अब्यूज में था? कौन सा पॉइंट था? नंबर बताएं, नंबर बताएं। सेकंड लास्ट था, सेवन था, शाबाश चले। तो इसका मतलब है ये अब्यूज है, तो यही तो ढूंढना था, लेकिन पहले बाकी भी पढ़ लेना, पूरा क्वेश्चन कर लें। टाइम्स where the sale of goods or services made conditional on the purchase of other goods or services। ये चीज खरीदोगे तो दूसरी मिलेगी। टाइम्स ये भी अब्यूज था, तो दो हो गए, इसका मतलब है जो मर्जी सेलेक्ट कर लो। तीसरा भी पढ़े थे, मेकिंग कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस बाय द अदर पार्टीज ऑफ सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन which by their nature are according to commercial uses have no connection with the subject of the contract। अच्छा ट्राइन में भी मल्टीपल गुड्स को इकट्ठा करके बेचा जा रहा है और इसमें भी सप्लीमेंट्री गुड्स को इकट्ठा करके बेचा जा, लेकिन इसमें अहम चीज क्या है जिसके ऊपर कनेक्शन नहीं, डिफरेंट है, ये डिफरेंट, ठीक है। ये आपको बताया था ना, एक सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट भी साथ लेंगे फिर एडमिशन मिलेगा, पता नहीं। और ये एग्जांपल ऊंट और बिल्ली वाली एग्जांपल दी थी, शाबाश। तो बताए दोनों ही अब्यूज में है कि नहीं? तीनों है, तो फिर किसको सेलेक्ट करें? डी, ऑल ऑफ द अबव को, ऑल ऑफ द। हालांकि पहला भी ठीक, दूसरा भी ठीक, तीसरा भी ठीक, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है? फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव, डी। क्लियर जी? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस। कौन सा सही मार्केट प्रैक्टिस नहीं है? रिफ्यूजिंग टू डील व्हाइल हैविंग ए डोमिनेंट पोजीशन। हाँ नहीं, ये मना है ना, ये तो मना है। ये अच्छा, ये डोमिनेंट पोजीशन वाली हेडिंग में है और हम डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस। इसका मतलब ये हुआ अगर हम पॉइंट्स याद तो कर लेते हैं लेकिन उसको मिक्स कर देते हैं फिर भी हम सही पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें पॉइंट्स भी याद करने हैं और जो जिस कैटेगरी में है उसी में याद करना है, उसी में याद करना है। तो ये डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस, हालांकि ये भी लाउड नहीं है, लॉ इसको भी कहता है ये वाइड है, ये नहीं कर सकते काम, मना करता है, ठीक है। लेकिन इसको हम छोड़, क्योंकि ये डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस वाली हेडिंग में नहीं है, किसी और हेडिंग में। False or misleading comparison of goods in the process of presenting the goods of the company। डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस है क्या? यस। तो बी इसको बस करके आगे सी डी भी पढ़ दें, सी डी भी पढ़ लेते हैं, तुम्हारा कोई ना कोई कंसेप्ट ही रिवाइज होगा। प्रीडेटरी प्राइसिंग ड्राइविंग कंपेटिटर्स आउट ऑफ मार्केट, प्रिवेंट न्यू एंड मोनोपोलाइज द मार्केट। ये भी डोमिनेंट पोजीशन वाले पॉइंट में था, प्रीडेटरी प्राइसिंग था कि नहीं था? तो ये भी तो गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये डिसेप्टिव मार्केटिंग वाली हेडिंग में नहीं है, किसी और हेडिंग में। Boycotting or excluding any other undertaking from the production, distribution or sale of any good or the provision of any service। ये भी डोमिनेंट। तो इसका मतलब है कि डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस में एक ही चीज थी, कौन सी? बी। बी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। क्लियर जी? आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। Which of the following is a deceptive marketing practice। फिर वही सवाल, पहले भी डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस पूछा था, अब भी डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस पूछ रहा है। कोई बात नहीं, उसे पता ही नहीं, हमने याद किया हुआ है, हमें भी नहीं पता ऐसे। फ्रॉडलेंट यूज ऑफ अनदर ट्रेडमार्क, फर्म नेम और प्रोडक्ट लेबलिंग और पैकेजिंग। हाँ, स्प्राइट के नाम से धड़ाधड़ बोतलें मैं भरता जाऊं अपने कारखाने में, भरते हैं ना लोग, तो ये क्या डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस है? बिल्कुल है। कंपटीशन एक्ट वाले आके सीसीपी में पकड़। बी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन शेयर करना सोशल मीडिया पे
इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन लैकिंग ए रीजनेबल बेसिस, हवाई बातें बताना जिनकी कोई रीजनेबल बेसिस नहीं है, रिलेटेड टू द प्राइस, प्राइस से रिलेटेड, कैरेक्टर, मेथड और प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टी, सूटेबिलिटी फॉर यूज, किसी से भी रिलेटेड गलत इंफॉर्मेशन से। डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस है कि नहीं? तो पहले वाले भी थे, ए बी भी है, तो किसको सिलेक्ट करें? सी पहले। फॉल्स और मिसलीडिंग कंपैरिजन ऑफ गुड्स इन द प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तीनों को नहीं सिलेक्ट, तीनों को सिलेक्ट करेंगे तो गलत है, वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जो तीनों को कवर कर रही है। इसलिए याद रखें जब कभी एग्जाम में ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव वाली ऑप्शन हो तो सारी ऑप्शन पढ़ के डिसीजन करना होता है। और समटाइम इधर ए और बी, मतलब जब मल्टीपल वाली ऑप्शन कवर हो रही है ना किसी ऑप्शन में, तो सारी ऑप्शन पढ़ के फिर टिक करना होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? डी। 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट, इनकरेक्ट करेक्ट नहीं ढूंढनी, इनकरेक्ट यानी जो गलत होगा वो हमारा सही जवाब होगा, जो गलत स्टेटमेंट है वो हमारा सही, तो गलत स्टेटमेंट ढूंढते हैं। एन एग्रीमेंट फिक्सिंग द परचेज और सेलिंग प्राइस और इम्पोजिंग एनी अदर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेडिंग कंडीशन विद रिगार्ड टू सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी गुड्स और द प्रोविजन ऑफ एनी सर्विस इज नॉट प्रोहिबिटेड अनलेस सीसीपी एक्सप्रेसली डायरेक्ट अदरवाइज। नहीं, अपोजिट है, इज प्रोहिबिटेड अनलेस सीसीपी अलाउस, अनलेस सीसीपी अलाउस। तो ये गलत होगी, पहली गलत होगी, बाकी भी पढ़ देते हैं, क्यों? सही है। हमें गलत बतानी वही होगी। एग्रीमेंट फॉर लिमिटिंग टेक्निकल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट विद रिगार्ड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ एनी गुड्स और द प्रोविजन ऑफ एनी सर्विस मे नॉट बी वॉइड इफ एग्जेम्पशन इज ग्रांटेड बाय सीसीबी। इफ एग्जेम्पशन इज ग्रांटेड बाय, भाई एग्जेम्पशन मिल गई तो सब कुछ इजाजत हो गया, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। C, fraudulent use of another's trademark, firm name or product labeling or packaging is deceptive marketing practice. ये भी ठीक है। Times where the sale of goods or services made conditional on the purchase of other goods or services might result in abuse of dominant power. B भी ठीक, C भी ठीक, D भी ठीक, A गलत है, तो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या हुई फिर? A। अब चलते हैं 5th की तरफ। Which of the following agreements are likely to be void agreements by undertakings or association of undertakings? ये अंडरटेकिंग किसको कहता है? कंपनीज को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। कह रहा है बताना है कौन से एग्रीमेंट वाइड होंगे। पहला, एग्रीमेंट फॉर लिमिटिंग टेक्निकल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट विद रिगार्ड टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ एनी गुड और द प्रोविजन ऑफ एनी, सर ये वाइड है क्योंकि क्वेश्चन में उसने नहीं बताया कि सीसीबी ने एग्जेम्पशन दी है, तो ये क्या है? वाइड। बी, एग्रीमेंट फॉर कोलूसिव टेंडरिंग और बिडिंग फॉर सेल, परचेज और प्रोक्योरमेंट ऑफ एनी गुड और सर्विसेज, ये भी वाइड है। कोलूसिव टेंडरिंग का कंसेप्ट पता है ना, कल डिस्कस किया था। सी, एग्रीमेंट फॉर अप्लाइंग डिसिमिलर कंडीशन टू इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शंस विद अदर ट्रेडिंग पार्टनर पार्टीज देयरबाय प्लेसिंग देम एट डिसएडवांटेज, ये पहले भी आया था कि इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन पे अगर डिसिमिलर कंडीशन इंपोज करें ताकि दूसरी पार्टीज को नुकसान पहुंचाए, तो तीनों ही वाइड एग्रीमेंट्स हैं। किसको सेलेक्ट करें? डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 6, अच्छा ये 5 देखिए, 2 टॉपिक्स है ना, उसने बड़ा इंसाफ किया, 10 एमसीक्यूज थे, 5 उसने डाले कंपटीशन के, 5 अब आर्बिट्रेशन के। अब आर्बिट्रेशन की बारी आ गई। रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन शैल बी इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन एक्सप्रेस्ड इन आर्बिट्रेशन एक्ट। ये तो आपको बताया था ना, जो रूल्स ऑफ आर्बिट्रेशन जब पढ़ाए थे, क्या मैंने ये बताया था कि एग्रीमेंट में इन रूल्स को चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन अगर नहीं चेंज किया जाता तो बाय डिफॉल्ट ये रूल्स अप्लाई होंगे, पार्टनरशिप की तरह। शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल। पहला, रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन शैल बी सोल आर्बिट्रेटर, वन आर्बिट्रेटर फ्रॉम ईच साइड, इवन नंबर 2 और मोर ऑफ आर्बिट्रेटर फ्रॉम ईच साइड, नन ऑफ द अबव। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले केस किया था हमने जिसमें 1 आर्बिट्रेटर फ्रॉम ईच साइड था, वो उन्होंने एग्रीमेंट किया था इसीलिए था, वरना बाय डिफॉल्ट सोल आर्बिट्रेटर बाय, यानी एक आर्बिट्रेटर होता है, एक से ज्यादा। और करेक्ट ऑप्शन है ए। 7, in absence of contrary intention expressed in arbitration agreement, arbitrator shall make their award, award किसको कहते हैं? डिसीजन को within 1 month, नहीं 1 month तो अंपायर को फाइंड करना होता है, 2 month नहीं 2 month तो अंपायर ने डिसीजन देना होता है, 3 months नहीं, ये तो कहीं यूज ही नहीं हुआ, 4 month, हाँ 4 month में आर्बिट्रेटर ने अपना डिसीजन देना होता है। ठीक है, 4 months कहां से? जहां से एग्रीमेंट होगा, जहां से केस उनको रेफर किया जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट। ओके, डी ऑप्शन। आगे चले। 8, in absence of contrary intention expressed in arbitration agreement, if the arbitrators have allowed their time to expire without making an award, अगर टाइम एक्सपायर हो जाए और अभी उन्होंने डिसीजन नहीं किया आर्बिट्रेटर्स ने,
मैटर शैल बी टेकन टू कोर्ट, हाँ कोर्ट को जाएगा। अच्छा हाँ, कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं लेकिन एक्सटेंशन के लिए, मैटर नहीं कोर्ट के पास जाएगा, ये आर्बिट्रेटर कोर्ट के पास जाएंगे, वो भी एक्सटेंशन लेने के लिए। एक्सटेंशन की उसने बात ही नहीं की, तो मैटर तो नहीं जाएगा अभी कोर्ट को मैटर नहीं जाएगा। पार्टी शैल अपॉइंट अदर पर्सन एज आर्बिट्रेटर, किसी और को आर्बिट्रेटर, ये काम सही नहीं करे किसी और को कर देते हैं। अंपायर शैल फॉरथविथ एंटर ऑन द रेफरेंस इन ली ऑफ द आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर की जगह पे अब अंपायर आ जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट है, सी, डी नन ऑफ द अबव, सी ऑप्शन, अंपायर आएगा उनकी जगह पे। 9, इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन एक्सप्रेस इन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, अंपायर शैल मेक हिज अवार्ड विद इन, अंपायर आर्बिट्रेटर नहीं, 1 मंथ में नहीं था, नहीं 1 मंथ में तो अंपायर को अपॉइंट करना होता है आर्बिट्रेटर ने, 2 मंथ नहीं था, हाँ 2 मंथ ही था। 3 मंथ क्या चीज थी, ये तो कोई भी यूज नहीं है। 4 मंथ क्या चीज थी, आर्बिट्रेटर ने अवार्ड करना था डिसीजन सब, तो उसमें अंपायर का पूछा है तो अंपायर का टाइम क्या होगा, 2 मंथ्स, बी ऑप्शन करेक्ट। 10, इन एब्सेंस ऑफ contrary intention expressed in an arbitration agreement, arbitrators or umpires shall have power to, अब ये पावर्स की बात कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर और टू द पार्टीज एंड विटनेस अपीयरिंग, क्या वो पार्टी से और गवाहों से कसम उठवा सकते हैं कि कसम खा के कहें जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा, ये तो जज कैसा होता है, पार्टीज भी कर सकते हैं, ये सॉरी आर्बिट्रेटर भी उनसे ओथ डिमांड कर सकता है, एम्पायर भी। बी करेक्ट इन एन अवार्ड एनी क्लरिकल मिस्टेक और एरर राइजिंग फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल स्लिप और, वो गलती से 10 लाख 1 लाख की जगह 10 लाख लिखा गया, 10,000 लिखा गया, तो ये थोड़ी है कि जो लिखा गया वही, वो कहते हैं क्लरिकल एरर्स को करेक्ट करवा सकते हैं, ये भी ओके कर सकते हैं। सी मेक द वर्ड कंडीशनल आर इन अल्टरनेटिव, भी कर सकते हैं। अच्छा बता सकते हैं कौन सी देखे बगैर कौन सी वाली पावर या अथॉरिटी ऐसी है जो किसने मेंशन नहीं की, जो मेंशन नहीं, कौन सी वाली स्पेशल कोर्ट को रेफर कर सकते हैं आप इन्हें, ठीक है, और इंटेरोगेशन वाले, शाबाश, ये 2 पॉइंट उसने मेंशन नहीं किया अथॉरिटी से भी अथॉरिटी। चलिए ये हमारा चैप्टर 14 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ। नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फ्रेश चैप्टर है, फ्रेश डे, फ्रेश माइंड के साथ, बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो आज का, क्योंकि अभी हमारे पास एक ही चैप्टर है, ये 3-4 दिन में खत्म हो सकता है, और हमारे पास अभी पड़े हुए हैं 16-17 दिन, कोई नहीं, हाँ इजी होकर करेंगे, नो प्रॉब्लम जी। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह।